तो जय हिंद बच्चों, लेकर आ चुका मैं आप लोगों के लिए इलेक्ट्रिसिटी का सेकंड वीडियो लेक्चर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बताना भूल गया था, याद नहीं रहा, और अब हम आपको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी आपको बता देने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। और सबसे पहले देखते हैं कि क्या कहानी इसमें देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आपको जो पता होना चाहिए वो है आपके पास सेल। ठीक है, सबसे पहले सेल। तो सेल की रिप्रेजेंटेशन हम कुछ इस तरह से देते हैं, है ना, जो एनर्जी प्रोवाइड करती है। बड़ा वाला अगर होगा तो प्लस, छोटा वाला होगा तो माइनस। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपके सामने बैटरी। एक एक करके आपको सारी चीज़ें समझा देंगे। आइए, तो बैटरी के लिए आपको कुछ इस तरह से सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देने हैं। एक हो गया, फिर दूसरा हो गया, इस तरह से कनेक्टेड रहते हैं, फिर तीसरा हो गया, ठीक है ना, फिर चौथा हो गया इस तरह से, और ये सीधा इस तरह जाएगा, बड़ा वाला प्लस का, छोटा वाला माइनस का। बैटरी कुछ और नहीं होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स होते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स का कहने का मतलब ये है कि जब बहुत सारे सेल आपस में मिल जाते हैं, दो या दो से ज़्यादा, तो हम उसको बैटरी के नाम से जानते हैं। तो ये सेल हो गया और ये दूसरा हो गया आपके सामने बैटरी। उसके बाद तीसरा आ जाता है आपके पास की, जिसको हम स्विच के नाम से भी जानते हैं। तो टेंशन मत लीजिएगा, जो हम ऑन ऑफ करते हैं वही उसी की बात कर रहे हैं। अगर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में हम ऐसे देते हैं, इसका मतलब है क्लोज्ड। क्लोज्ड का मतलब ऑन होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और दूसरा होता है ओपन, जो सिर्फ ऐसे रहेगा, बीच में डॉट नहीं रहेगा। ओपन 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 का मतलब क्या होता है, ये ऑफ है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, ठीक है ना, बहुत ही अच्छे तरीके से। तो दो तरह के इस तरीके से सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन आपको स्विच का देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको याद कीजिए, मैंने एमीटर वगैरह सारी चीज़ें बताई थी, राइट। तो एमीटर का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन आप ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे ए लिख देंगे और इस तरह से, ये प्लस का और ये माइनस का हो जाएगा। उसी तरह से आपके पास क्या आ जाएगा, वोल्ट मीटर का आ जाएगा। ये हो गया आपके सामने, ओहो ये तो एमीटर है ना, सॉरी, ओके, तो इसको हमने लिख दिया क्या, एमीटर। चलिए सेम इसी तरह से आप वोल्ट मीटर का भी कर सकते हो, कुछ इस तरह से, प्लस माइनस, एक साइड प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा आपके सामने वोल्ट मीटर। ठीक है, इतनी बात। और नेक्स्ट है आपके सामने इस तरह से गैल्वेनोमीटर का भी आप कर सकते हो, जी लगाकर, ठीक है ना, इसको गैल्वेनोमीटर कह देंगे हम। तो ये चीज़ें तो बहुत ज़्यादा आसान होती है, इसमें तो कोई टेंशन वाली बात होती ही नहीं है। उसके बाद वायर जॉइंट वगैरह आ जाता है आपके सामने। तो वायर को जॉइंट दिखाएंगे तो कुछ इस तरह से ही दिखाएंगे आप, इस तरह से, ठीक है। और जब वायर जॉइंट नहीं होंगे तो ऐसे आप दिखाएंगे, ये ऐसे आ रहा है, इधर से आ रहा है, दूसरा ये क्रॉस कर गया, यहाँ पे जॉइंट नहीं है। यहाँ पे आप दिखाएंगे वायर, ये क्या है आपके सामने, जॉइंट है। ये वाला जो आपके सामने वायर क्या आपके सामने जॉइंट है, बट यहाँ पे आप दिखाएंगे तो वायर नॉट जॉइंट, वायर जॉइंट नहीं, ठीक है ना, वायर इज नॉट जॉइंट, ऐसे करके आप लिख सकते हैं। तो ये कहानी हो गई आपके सामने। और भी यहाँ पे आपको जो देखने को मिलता है रेजिस्टेंस। जब भी हम किसी भी कंडक्टर के रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे तो इस तरह से करेंगे, ऊपर नीचे 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 ऊपर नीचे। अब ऐसा नहीं है कि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल का आप काउंटिंग करके ही करें, मर्जी है कैसे भी इस तरह से कर देंगे। तो इसको हम रेजिस्टेंस के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रिसिटी में यूज होने वाले फ्रीक्वेंटली सिंबल्स हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसी तरह से एक और आपके पास इस तरह से बनाकर, और अगर मैंने इसके ऊपर ऐसे तीर चला दिया, या फिर ऐसा ही करके, ऐसे करके आपके सामने तीर ना चलाकर ऐसे भी कर दिया, तो इसको कहा जाता है वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस मतलब इस रेजिस्टेंस की वैल्यू फिक्स नहीं है, इसकी वैल्यू फिक्स है। अगर एक वायर की रेजिस्टेंस की बात करें, से 5 ओम, 10 ओम, 15 ओम, 20 ओम, कितना भी ओम हो सकता है, उसकी रेजिस्टेंस फिक्स है। बट जब एरो मार देते हैं या फिर इस तरह से सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देते हैं तो उसको बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस से रेजिस्टेंस फिक्स नहीं है। और जिसकी रेजिस्टेंस फिक्स नहीं होती है उसको हम रियोस्टेट के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं उसको, रियोस्टेट। कुछ इस तरीके का सिंबल हम यहाँ पे देते हैं। क्या इतनी सी बात समझ में आ गई। अच्छा, आपको इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में एक बल्ब को रिप्रेजेंट करने के लिए दिया जा सकता है। तो या तो आप बल्ब की रिप्रेजेंटेशन ऐसे देंगे, या फिर आप पूरी तरह से आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, बल्ब को बना सकते हैं, ठीक है ना। इस तरह से आपके सामने फिलामेंट वगैरह दिखाकर और ऐसे करके पूरी तरीके से आप बल्ब बनाकर भी दिखा सकते हैं, मर्जी आपकी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो ओवरऑल फ़िलहाल आपके लिए इतना ही सिंबल है, और अगर आता है तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो इन सिंबल्स को आपको ज़रूर से ज़रूर करना है। समझ में आ गई इतनी बात, डन है। तो ये कहानी समझ में आ जानी चाहिए। और जैसा कि हमने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि हमें बहुत कुछ करना है, बोले तो अभी कुछ ऐसे टॉपिक्स बचे हैं जो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो आइए अच्छे से समझाने की हम कोशिश करते हैं, ठीक है। ओके,
तो अब हमारे पास आ जाता है यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। अब ये रजिस्टर्स क्या है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं, ठीक है ना। देखिए, जब कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की बात करते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स की बात करते हैं, तो उस केस में होता क्या है, रजिस्टर्स, ठीक है ना। देखिए, जितने भी हमारे घर में अप्लायंसेस होते हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लाइक फ़ैन हो गया, है ना, गीज़र हो गया, लाइट हो गया, है ना, इस तरह के जितने भी चीज़ें हैं, जैसे ये LCD टीवी हो गया, स्मार्ट बोर्ड हो गया हमारा, है ना, कैमरा हो गया, जिसको भी चार्ज कर रहे हैं, इस टाइप की चीज़ें, या फिर किसी को पावर कंजप्शन के थ्रू उसको हम चला रहे हैं, तो जितने भी तरह की ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं आपके सामने, उसके में अंदर ना कुछ मेटेलिक वाली चीज़ें जरूर लगी होती है, ये आपने जरूर ही देखा होगा, है ना, मेटेलिक वाली चीज़ें लगी हुई होती है। अच्छा, अगर मेटेलिक वाली चीज़ें लगी होती हैं तो 100% वो एक कंडक्टर है। अच्छा, अगर एक कंडक्टर है तो 100% वो इलेक्ट्रिसिटी को पास कर रहा होगा। अच्छा, अगर वो 100% इलेक्ट्रिसिटी को पास कर रहा होगा तो उसमें उस कंडक्टर के नेचर का कहना है कि भाई हाँ, कुछ ना कुछ इसमें रेजिस्टेंस भी होगा, कुछ ना कुछ इसमें रेजिस्टेंस भी होगा। यस, उसमें खुद का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा जो उस करंट को अपोज करने की कोशिश करेगा, करंट को रोकने की कोशिश करेगा। लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया कि करंट और रेजिस्टेंस एक दूसरे के क्या है, दुश्मन है, राइट। ओके, तो जब कॉम्बिनेशन कराते हैं तो बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को क्या करते हैं, हम जोड़ देते हैं। तो इसमें दो कनेक्शन निकल कर आते हैं। पहला होता है आपके सामने सीरीज कनेक्शन और दूसरा होता है आपके सामने पैरेलल कनेक्शन, सीरीज कनेक्शन, और दूसरा होता है आपके सामने पैरेलल कनेक्शन। तो एक एक करके हम सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन को देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम सीरीज कनेक्शन को देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को किस तरह से लगा सकते हैं। तो सीरीज कनेक्शन का मतलब होता है जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं, रजिस्टर्स होते हैं, उसको हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे। तो कैसे कनेक्ट करेंगे, जब आप इसके डेफिनेशन की बात करेंगे, है ना, तो ऐसा कुछ कहा जाएगा, व्हेन रजिस्टर्स आर कनेक्टेड एंड टू एंड, समझिएगा चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से। व्हेन रजिस्टर्स आर कनेक्टेड एंड टू एंड, दे आर सेड टू बी इन सीरीज कनेक्शन। ये कहानी आपके सामने। जब भी आप जितने भी रजिस्टर्स होते हैं एक के बाद एक, है ना, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद इस तरह से कनेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक, मान लीजिए कि ये बल्ब है ना, यहाँ से मैंने इस तरह से किया, एक बल्ब है, तो इसके दो एंड होंगे, एक पॉजिटिव वाले टर्मिनल से कनेक्ट करेगा, एक नेगेटिव वाले टर्मिनल से कनेक्ट करेगा, नो डाउट। तो एक वाले एंड को मैंने बड़े वाले बैटरी से कनेक्ट कर दिया, कुछ इस तरह से मैंने बैटरी से कनेक्ट कर दिया, और दूसरा वाला एंड को डायरेक्टली बैटरी कनेक्ट करने से पहले मैंने क्या कर दिया है, यहीं पे एक और कुछ ऐसी चीज़ लगा दिया है। मान लेते हैं कि फ़ैन लगा दिया यहीं पे हमने, है ना, यहीं पे हमने क्या कर दिया, फ़ैन लगा दिया, है ना। ये कैसा फ़ैन है भाई, तो चलो थोड़ा सा फ़ैन बनाने की कोशिश करते हैं। मेरे से तो बनेगा नहीं, बट फिर भी मान लेते हैं ये हो गया आपके सामने, है ना। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एक और फैन लगा दिया है ना, कनेक्शन कर दिया। इसके दो एंड होंगे, एक एंड इससे, एक एंड इससे, और यहाँ पे एक और कुछ लगा देते हैं। मान लीजिए ये क्या आपके सामने फ्रीज है, हमने एक और फ्रिज लगा दिया यहाँ पे, और इस तरह से हमने इसको कनेक्ट कर दिया। अब इसको देखिए, ये क्या कैसे कनेक्शन है, एंड टू एंड मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, ये आपस में कनेक्टेड है कुछ इस तरीके से। यहाँ पे आप कुछ इस तरीके और भी चीज़ें को कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि ये हो गया, यहाँ पे जैसे की लगा दिया, और यहाँ पे आप कनेक्ट कर सकते हैं एमीटर वगैरह। तो ध्यान रखना, ये नेगेटिव है तो इधर नेगेटिव रहेगा, और इधर वाला पॉजिटिव रहेगा। इधर पॉजिटिव जा रहा है ना, तो इधर नेगेटिव, तो ध्यान रखना, इस चीज़ का ध्यान रखना है। और ये यहाँ पे ए लिख देना है, जिसको हम क्या बोलेंगे, एमीटर बोलेंगे। अच्छा, एमीटर का काम मालूम है ना, भूल तो नहीं गए, करंट को मेजर करना कि ये जो तीनों हमने अप्लायंसेस लगाए हैं वो करंट को कितना मेजर करेंगे। अब चीज़ों को समझिएगा, ये जो रजिस्टर्स होते हैं उनकी खुद की कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होते हैं, मालूम होना चाहिए। ये जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं उनके खुद के कुछ ना कुछ क्या होंगे, रेजिस्टेंस होंगे, जो करंट को अपोज करने की कोशिश करेंगे। कोई कम अपोज करेगा, कोई ज़्यादा अपोज करेगा। तो कौन कितना अपोज करेगा, उस हिसाब से इन तीनों के रेजिस्टेंस अलग अलग होंगे, नो डाउट, अच्छी बात है। चलिए अब आगे की अगर हम बात करते हैं, तो ये जो मैं अभी बना रहा हूँ इस तरह से, अब मैं बनाऊंगा नहीं, इसको एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि रेजिस्टेंस होता है, उसी तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे करके। एक हो गया, ये दूसरा रजिस्टर हो गया हमारा,
ये वाला तीसरा रजिस्टर हो गया। देखिए एंड टू एंड कनेक्ट किया या नहीं किया, किया सर, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे हमने बैटरी लगाया या नहीं लगाया, स्विच लगाया या नहीं लगाया, एमीटर लगाया या नहीं लगाया, बिल्कुल सर लगा दिए। लो भैया आपका ये सीरीज कनेक्शन तैयार है। हमने यहाँ पे कितने लिए हैं, 3 लिए हैं। 3 से ज़्यादा भी ले सकते हैं, 3 से कम भी ले सकते हैं। जब 2 या 2 से ज़्यादा कनेक्ट कर देते हैं एंड टू एंड, इसकी खुद की रजिस्टेंस मान लिया R1 है, इसकी R2 है और इसकी R3 है, अलग अलग होंगे, ठीक है। अब इसी को कहा जाता है सीरीज कनेक्शन। जब हमने इसको क्या कर दिया, एंड टू एंड कनेक्ट कर दिया है। अब हमें यहाँ पे मैथमेटिकली एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला निकालना पड़ता है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोले तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा, इन तीनों का रेजिस्टेंस कितना आएगा, तो वो चीज़ हमें निकालना है। उसके लिए आपको पता होना चाहिए पहली चीज़, करंट रिमेन्स सेम अमंग ऑल रजिस्टर्स। तो ये एक चीज़ तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ पोटेंशियल, बोले तो पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफरेंट फॉर ऑल द रजिस्टर्स। हाँ, दोनों अगर बिल्कुल ही सेम है तो सेम हो सकते हैं, नो डाउट, बट अलग अलग जितने भी अप्लायंसेस होंगे उनकी जो पोटेंशियल डिफरेंस होंगे V होंगे वो सबके लिए अलग होंगे, और जो करंट होंगे वो आपके लिए सेम होंगे। सीरीज में आपको यही एक खास बात याद रखनी है। उसके बाद इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का डेरिवेशन है वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। आइए मैं आपको समझाता हूँ कैसे। आप लोगों को ओम्स लॉ ने समझा दिया है पिछली वाली वीडियो में, तो बहुत ही अच्छे तरीके से याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो, ठीक है। ओके, तो यहाँ से मैं क्या करने वाला हूँ आप देखिएगा। सबसे पहले तो हमने आपको बता दिया कि इनके अमंग जो पोटेंशियल है वो अलग अलग होंगे, तो इसको हमने बोल दिया V1 होंगे। जो ये मेजर कर रहा है ना, ये जो मेजर कर रहा है वो आपके सामने V2 होने वाला है। यहाँ पे जो मेजर करेगा वो सामने क्या होगा, आपके सामने V3 होगा। तो ये अलग अलग पोटेंशियल होगा, बट यहाँ से जो करंट निकल रहा है I, वो सब में I ही जाएगा। यहाँ से निकलेगा तो भी I ही रहेगा, यहाँ से निकलेगा तो भी I रहेगा, और यहाँ से निकलेगा तो भी I ही रहने वाला है। ये आपके लिए सीरीज कनेक्शन का सर्किट डायग्राम है ना। बहुत अच्छे तरीके से कीजिएगा। तो आपको जब भी आपके पास डेरिवेशन आता है कि भाई साहब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल कर दिखाइए, तो आप सबसे पहले सर्किट डायग्राम बनाएंगे, इसके एक्सप्लेनेशन देंगे। अब बात आती है इसके एक्सप्लेनेशन कैसे देंगे। आप बोलेंगे कंसिडर 3 रजिस्टर्स, दे आर कनेक्टेड एंड टू एंड सो दैट दे आर इन सीरीज कनेक्शन, ठीक है। लेट अ बैटरी इज कनेक्टेड विद दिस रजिस्टर्स अलॉन्ग विथ अ स्विच एंड विद एमीटर, ठीक है, टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट, नो डाउट। ऑफ कोर्स ये चीज़ आप लिख सकते हो, राइट। चलिए, इसके लिए भी लिख सकते हैं कि ऑन ऑफ करने के लिए, इसके लिए आप लिख सकते हो वोल्टेज को प्रोवाइड करने के लिए, पोटेंशियल को प्रोवाइड करने के लिए। आप लोगों ने देखा ही होगा कि जो चीज़ें लगी होती हैं कभी भी, तो उसमें अलग अलग वोल्टेज लिखा रहता है। कोई 1.5 वोल्ट पे चलता है, कोई 3.5 वोल्ट पे चलता है। हमारे घरों का जो डोमेस्टिक सप्लाई आता है वो आपके पास 220 वोल्ट का आता है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होना चाहिए, राइट। चलिए, उसके बाद आप लिखेंगे ये वाली चीज़, इन सीरीज कनेक्शन करंट रिमेन सेम अमंग ऑल द रजिस्टर्स, सब में करंट सेम जाता है, वाइल पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफरेंट फॉर द डिफरेंट रजिस्टर्स। उसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे देखिए ये रजिस्टर्स हो गया, ये हो गया। अब करंट तो सेम ही रहेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो आप एक बात बताइए, जो सेम रहता है उसको छोड़ दीजिएगा, जो सेम रहता है उसके बाद छोड़ दीजिएगा। आप यहाँ पे लिखेंगे टोटल, और रेजिस्टेंस को हमेशा छोड़ देना, और जो सेम होगा तो क्या बचा, पोटेंशियल डिफरेंस। तो आपको टोटल सम कर देना किसका, पोटेंशियल डिफरेंस का। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस विल बी इक्वल टू, पूरे सर्किट का अगर मैं टोटल पोटेंशियल डिफरेंस की बात करता हूँ, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपके लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो स्केलर क्वांटिटी, आप सिंपली ऐड कर सकते हैं, इसमें वेक्टर क्वांटिटी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सिंपली ऐड कर सकते हो। रेजिस्टेंस भी स्केलर क्वांटिटी और करंट भी स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि करंट के पास मैग्नीट्यूड है बट करंट के पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन है, उसके बाद भी उसे हम वेक्टर क्वांटिटी में कंसिडरेशन में नहीं लेते हैं।
क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए सिर्फ इतना ही डेफिनेशन इनफ नहीं है कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन होना चाहिए और वो वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगा। हाँ, 9th क्लास 10th क्लास तक यहाँ तक सही है, बट एक्चुअल में जब हम आते हैं 11th क्लास में तो उसको वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन होते हैं, वेक्टर लॉ को फॉलो करना पड़ता है, बट करंट वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं कर पाता, जिसकी वजह से वो स्केलर क्वांटिटी में आ जाता है और सिंपली वो भी ऐड किया जा सकता है। तो सबसे पहले देखिए टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इसका पूरा कितना आएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3, V1 प्लस में V2 प्लस में V3, ठीक है। अच्छा, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस की लेट से हमने V कह दिया, बड़ा वाला V कह दिया सिंपली, या फिर T लिख देता हूँ मैं, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इस टाइप का, ठीक है। हमें टोटल या फिर इक्विवेलेंट AQ भी आप लगा सकते हैं नीचे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब टोटल तो यही रहेगा। अब एक बात बताइए, टोटल, अच्छा आप लोगों ने ओम्स लॉ पढ़ा हुआ है, उसमें हमने आपको बताया हो कि V का फॉर्मूला क्या होता है, I इंटू में R, I इंटू में R। जब मैं V1 की बात करूँगा तो V1 होगा, और जब मैं टोटल की बात करा तो टोटल ही रहेगा, रेजिस्टेंस भी क्या रहेगा, टोटल रहेगा, लेकिन करंट क्या रहेगा, पूरे में सेम रहेगा, तो करंट को आपको चेंज नहीं करना। दूसरी चीज़, अगर मैं V1 की बात करूँगा यहाँ की, तो करंट तो सेम रहेगा लेकिन रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R1। V2 की बात करूँगा तो करंट तो सेम रहेगा लेकिन रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R2। और V3 की बात करूँगा तो करंट सेम रहेगा और रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R3। समझ में आई इतनी बात। यहाँ पे पुट कर दीजिए सबकी वैल्यू, तो इसके जगह आ जाएगा IR टोटल या फिर इक्विवेलेंट, एक ही बात है। इसके जगह पे IR1, इसके जगह पे IR2 और इसके जगह पे IR3। आप इन सब में से I को आप कॉमन निकाल सकते हैं हंसते खेलते। जैसे मैंने I को कॉमन निकाला, मेरे पास बचा R1 प्लस का R2 और साथ में बच गया मेरे पास R3। यहाँ से आगे आपके सामने R टोटल इज इक्वल टू R1 प्लस का R2 प्लस का R3। बताइए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम, बताओ भाई, किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम, डन है। चलिए, तो कुछ इस तरह की जो कहानी है वो आपको देखने को यहाँ पे मिल चुका है, ठीक है। तो यही है आपके पास टोटल रेजिस्टेंस। जैसे मैंने 3 रेजिस्टेंस लिए थे, तो टोटल सीरीज के केस में आपके पास क्या निकल कर आया, R1 प्लस R2 प्लस R3। 4 होते तो 4 4 4 4 ऐसे करके ऐड करते, 5 होता तो सीधा ऐड कर देते, ठीक है ना। तो कुछ इस तरह की कहानी आपको देखने को यहाँ पे मिल जाती है। समझ में आ गई होगी इतनी बात, डन है, ठीक है। ये हो गया सीरीज कनेक्शन। अब मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ पैरेलल कनेक्शन में। सारी चीज़ें सेम ही होती हैं, डेरिवेशन तो कुछ खास नहीं है इसका। तो यहाँ पे ले लेता हूँ मैं अब पैरेलल कनेक्शन, ठीक है, इतनी बात डन है। चलिए, अब ये पैरेलल कनेक्शन की क्या बात है, क्या कहानी है, वो मैं आप लोगों को फटाफट समझा देता हूँ। तो देखिए, पैरेलल कनेक्शन के केस में होता क्या पता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इफ़ वन एंड ऑफ ए रजिस्टर इज कनेक्टेड। देखिए, पहले ना बना देता हूँ ताकि डेफिनेशन बनाने में ना मुझे भी आसानी मिलेगी और आपको भी समझने में आसानी होगी। मैं आपको समझाता हूँ। ये इस तरह से होते हैं, ठीक है। दूसरा ये है, और तीसरा मान लीजिए मैं ऊपर भेज रहा हूँ। मान लेता हूँ कि मैंने ये 3 का एग्जाम्पल लिया हुआ है, ठीक है ना। ये 3 एग्जाम्पल लिए हैं, तो पहला वाला, ये दूसरा वाला हो गया, ये तीसरा वाला हो गया, है ना। ये वाला कुछ इस तरह से कनेक्टेड है और ये वाला कुछ इस तरह से कनेक्टेड है, और ये आपस में फिर बाद में ये बैटरी के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। ये की लगा दिया, एमीटर लगा दिया, नो डाउट, ठीक है। ये माइनस और प्लस का कर दिया, इस तरह से लगा दिया, और भी आगे कर सकते हैं, नो डाउट। इस तरह से निकालने के बाद आप ला सकते हैं। तो ये वाला रेजिस्टेंस हो गया R1, ये रेजिस्टेंस हो गया R2 और ये वाला रेजिस्टेंस हो गया आपके लिए R3। अब यहाँ पे चीज़ों को समझना है कि हो क्या रहा है। देखिए, ये जो पहला वाला रेजिस्टेंस था उसका वन एंड क्या है, दूसरे वाले के दूसरा वाला एंड उसी से दूसरे वाले से कनेक्टेड नहीं है। देखिए, पहले वाले में क्या था, अरे यार इधर हो जाता, ये रहा, ठीक है। आपने सीरीज में देखा, पहला वाला था एक एंड है, दूसरा एंड दूसरे के पहले से कनेक्टेड था, तो ऐसे करके हमने कर दिया था। फिर दूसरे का जो दूसरा वाला है तीसरे के पहले से, ऐसे करके एंड टू एंड था। बट इसमें क्या आपको एंड टू एंड दिख रहा है, नहीं। इफ वन एंड ऑफ अ रजिस्टर इज, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं वापस डेफिनेशन पे, ठीक है। तो डेफिनेशन लिखना जरूरी है, तो एक बार अच्छे से समझ कर लिखेंगे डेफिनेशन, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो इसमें देखिए, वन एंड ऑफ अ रजिस्टर इज कनेक्टेड टू द अदर
ऐसा कर लेते हैं, मैं वापस यहाँ पे से लिख रहा हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे इस तरह से लिख देता हूँ। इफ़ ऐसे लिखता हूँ, फर्स्ट एंड, देखिए फर्स्ट एंड, देखिए फर्स्ट एंड ऑफ फर्स्ट रजिस्टर इज कनेक्टेड टू, अच्छे समझिएगा, कनेक्टेड टू फर्स्ट एंड ऑफ सेकंड रजिस्टर एंड सेकंड एंड ऑफ फर्स्ट रजिस्टर is connected to the second end of the second register। देखिए कन्फ्यूजन तो है, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन चीज़ों को समझ कर लिखेंगे तो बड़ी आसानी से आप लिख पाएंगे। फर्स्ट एंड ऑफ द फर्स्ट रजिस्टर इज कनेक्टेड टू द फर्स्ट एंड ऑफ द सेकेंड रजिस्टर एंड सेकेंड एंड ऑफ द फर्स्ट रजिस्टर इज कनेक्टेड टू द सेकेंड एंड ऑफ द फर्स्ट रजिस्टर, सेकेंड एंड ऑफ द सेकेंड रजिस्टर फर्स्ट, सॉरी, ठीक है ना। अच्छा, अब इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं, थर्ड का भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, तो दो के लिए बहुत है ना, तो यहाँ से आप बोल सकते हैं टू और मोर, तो ये वाली लाइन को रहने दीजिएगा, ये वाली लाइन को रहने दीजिएगा, ठीक है ना। तो ये वाले आप इसकी डेफिनेशन लिख लेंगे। अब जब हम इसका डेरिवेशन करेंगे तब तो आपको समझ में आना चाहिए कि किस तरह की कहानी आपके सामने निकल कर आने वाली है ना। इस तरह से बनाया था ना अभी हमने आपके लिए, ऐसे करके यहाँ पे बैटरी लगा देंगे, सुई की लगा देंगे, सुई एमीटर लगा देंगे, टक 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 टक। बताइए किस तरह की कोई प्रॉब्लम। ये हो गया रजिस्टर 1, ये हो गया रजिस्टर 2, रजिस्टर 3 की रजिस्टेंस, ठीक है। चलो भाई रजिस्टेंस हमने ले लिया। अब देखिएगा प्लस का माइनस का यहाँ से हमारा जो करंट है वो जाएगा, जो करंट जाएगा आपकी बार डिवाइड हो जाएगा, जो करंट जाएगा वो आपकी बार डिवाइड हो जाएगा। तो इधर जो करंट जाएगा वो I1 माना, इधर जो करंट जाएगा वो I2 माना, इधर जो करंट जाएगा वो I3 जाएगा, और जो बाहर निकलेगा वो 100% I करंट ही निकलता है, ठीक है ना। I करंट डाला, तीनों में अलग अलग करंट जाकर बाहर वही करंट निकल कर आता है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक छोटी सी चीज़ जो है वो समझ में आनी चाहिए कि पहली चीज़ नोटिस करने वाली है वो ये है कि करंट इज़ डिफरेंट फॉर ऑल रजिस्टर्स। सेकेंड थिंग इज नोटिसेबल इज, यहाँ से आप पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे तो सीधा तीनों में सिर्फ एक ही पोटेंशियल लगेगा और वो होगा V। तो उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम फॉर ऑल रजिस्टर्स, ख़त्म बात। इस तरह की जो कहानी है वो आपको समझ में आनी चाहिए। बताइए किसी भी तरह की यहाँ पे कोई प्रॉब्लम भाई नहीं ना, ठीक है। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से समझिएगा कि हो क्या रहा है। अब देखिए यहाँ पे सेम क्या है, तो यहाँ पे आपको सेम देखने को मिलेगा पोटेंशियल। अब जो सेम था उसको मैंने छोड़ने के लिए बोला था, और दूसरा रेजिस्टेंस को तो आपको छोड़ना ही छोड़ना है, तो क्या बचा करंट। तो यहाँ से आप लिखेंगे टोटल करंट। तो टोटल करंट कैसे निकालेंगे आप, I1 प्लस I2 प्लस में I3 करके डेरिवेशन के टाइम पे बताया था। तो टोटल करंट आपको पता है V इक्वल टू I इंटू R होता है, तो यहाँ से I का फॉर्मूला निकालेंगे तो V अपॉन में R निकलेगा, I के साथ मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा V अपॉन में R। तो इसके जगह आप लिखेंगे V अपॉन में R, क्योंकि V सेम है तो R की जगह मैं RT लिख दूंगा, ये पैरेलल का केस है, ठीक है ना। I1 के जगह पे V अपॉन में R1 करूँगा, इसके जगह लिखूँगा V अपॉन में R2 लिखूँगा, इसके जगह पे V अपॉन में R3 लिखूँगा। अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ऐसा मैं क्यों लिख पा रहा हूँ, क्योंकि I का फॉर्मूला V अपॉन R होता है, V सेम रहेगा, सिर्फ R चेंज होता रहेगा। टोटल के केस में टोटल, बाकी के केस में 1 2 3। चलो भैया ऊपर से V कॉमन ले लीजिए फटाफट। यहाँ से जैसे मैंने V कॉमन लिया, यहाँ पे बचा 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2 और प्लस में 1 अपॉन में R3, और V से V को आप उड़ा सकते हैं, डिवाइड में आएगा जब भी उड़ना ही है। तो इधर भी बचा 1 अपॉन में R टोटल इज इक्वल टू 1 अपॉन में R1 प्लस में 1 अपॉन में R2 और प्लस में 1 अपॉन में R3। तो ये हो गया आपके सामने पैरेलल के केस में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्या इतनी सी बात समझ में आ गई आप लोगों को, डन है, फील आया,
चलिए उम्मीद करता हूँ आ ही गया होगा। और अब हम बात कर लेते हैं सीरीज और पैरेलल के बीच में हमारे घरों में कौन सा कनेक्शन है। तो हमारे घरों में कनेक्शन रखा हुआ है पैरेलल वाला। अब पैरेलल वाला रखने के पीछे जो है वो क्या रीज़न है, वो रीज़न सिंपल है। देखिए कुछ एडवांटेजेस हैं तो वहीं पे कहीं कुछ ना कुछ आपके लिए डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक है ना। तो लाइक मैं अगर एडवांटेजेस की बात करता हूँ, हमारे घरों में डोमेस्टिक में पैरेलल कनेक्शन क्यों रखा गया है ना। हर एक को आप अलग अलग ऑपरेट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे अभी आपने देखा, इसको आप अलग से ऑपरेट कीजिए, अलग करंट जा रहा है, इसको आप ऑपरेट कीजिए, अलग करंट जा रहा है, इसको आप ऑपरेट कीजिए, अलग करंट जाएगा, और पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये सेम हमारे घरों का कनेक्शन नहीं होगा कि 220 वोल्ट हमारे घरों में आ रहा है, पोटेंशियल सेम है, बट अलग अलग एप्लायंसेस को हमें अलग अलग अमाउंट ऑफ करंट देना पड़ता है, तो उसके लिए अलग अलग करंट हो गया आपके लिए। समझ में आ रही है ना बात। तो ये हमारे घरों का कनेक्शन हो गया। अब इसका बेनिफिट क्या होता है, बेनिफिट ये होता है एक तो शॉर्ट सर्किट से हम बच जाते हैं। शॉर्ट सर्किट से कैसे बच जाते हैं सर, तो शॉर्ट सर्किट से ऐसे बच जाते हैं कि अगर मान लेते हैं इतने सारे अप्लायंसेस हमारे घरों में चलते हैं, उनमें से अगर कोई सा एक खराब हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, सर्किट में सिर्फ उसी के तार के, जैसे कि ये वाला R3 खराब हो गया यहाँ पे किसी भी तरीके से, तो ये R3 बंद पड़ जाएगा, बाकी सारे के सारे क्या रहेंगे, चालू रहेंगे, बाकी सारे प्रॉपर तरीके से आपके पास वर्किंग में रहेंगे। आपने ये चीज़ घरों में नोटिस भी करा होगा, लाइट से आपके घर का जो फैन है वो ख़राब हो गया, तो क्या आपका टीवी चलना बंद हो गया, नहीं हुआ बंद। क्या आपके बल्ब चलने बंद हो गए, नहीं, वो भी ग्लो कर रहा है। तो कहीं ना कहीं क्या हुआ, यही तो कनेक्शन हुआ ना। समझ में आ रही है। तो इसका ये हमारे लिए क्या हो गया, बेनिफिट हो गया। समझ में आ रही है इतनी बात, डन है। तो इस टाइप के बेनिफिट्स शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए, और एक अप्लायंसेस ख़राब हो जाए तो बाकी प्रॉपर तरीके से काम करते रहे, है ना। और यहाँ पे आपके लिए जो पोटेंशियल रहता है वो क्या रहता है, फिक्स रहता है, उस पर हम सारे ऑपरेट कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस भी इसका उल्टा ही एक तरीके से कह सकते हैं कि हम पोटेंशियल सेम चेंज नहीं कर सकते, 220 आपके पास घरों का फिक्स है। तो इस टाइप की चीज़ें हैं। और सीरीज़ कनेक्शन क्यों नहीं करते हमारे घरों में, तो सीरीज़ कनेक्शन नहीं करने के पीछे का यही रीज़न है कि उसमें एंड टू एंड कनेक्ट करते हैं। बीच में से अगर एक भी अप्लायंसेस ख़त्म हो गया, ख़राब हो गया, तो आगे करंट को जाने ही नहीं देगा, जिसकी वजह से बाकी सारे क्या होंगे, बंद पड़ जाएंगे। हमारे घरों में फ़ैन है ना, लाइट है, कुछ भी है, जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है सारे क्या है, अगर सीरीज कनेक्शन में ऐड कर दूं और एक भी खराब हुआ बाकी सारे बंद पड़ जाएंगे। तो ऐसा हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं, जिसकी वजह से हमारे घरों में जो कनेक्शन किया जाता है वो कौन सा कनेक्शन होता है, यस, पैरेलल कनेक्शन। यहाँ तक समझ में आ गई बात भाई, डन है, ठीक है। हेलो हेलो हेलो, ओके। तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि जैसे कि मेरे पास एक ये रिमोट है, कैमरे की बैटरी शट डाउन हो गई थी बेसिकली, तो ये रिमोट है। रिमोट के अंदर में आप लोगों ने इस टाइप के सेल बहुत ज़्यादा देखे होंगे, ये जो पेंसिल वाले सेल हैं, ठीक है ना, इसको हमने आप लोगों ने बहुत ज़्यादा यूज़ भी किया हुआ है। तो इसके अंदर एक्चुअल में होता क्या है, आप लोगों ने देखा होगा कि एक तरफ क्या लिखा हुआ रहता है, नेगेटिव, और एक तरफ लिखा रहता है नेगेटिव और दूसरी तरफ लिखा हुआ रहता है पॉजिटिव, राइट। तो जिस तरफ ये इस टाइप का बना हुआ रहता है ना ऊपर, ये वाला थोड़ा सा नोकीली से बाहर निकली हुई रहती है, वो होता है आपके साथ पॉजिटिव वाला टर्मिनल, ठीक है। तो नेगेटिव पॉजिटिव लिखा हुआ रहता है, तो किस लिए, ताकि कनेक्शन कर सकें। और इसके अंदर ना फील्ड होते हैं केमिकल्स, उस केमिकल्स का यूज़ करके हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाते हैं। मतलब कहीं ना कहीं वो चल इलेक्ट्रिसिटी से ही रहा है, वो चल इलेक्ट्रिसिटी से रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से चल रहा है, बट उसके अंदर हमने डाल रखे केमिकल्स, उस केमिकल्स को यूज़ करके क्या कर रहे हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करवा रहे हैं। तो उसको हम सेल कहते हैं, ठीक है। और सेल की रिप्रेजेंटेशन हमने आपको बता रखा है, कुछ इस टाइप से होता है ना, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, इस टाइप से हम करते हैं। या फिर इसको इधर कर दीजिए, इधर जो बड़ा वाला होगा उसको हमेशा पॉजिटिव, जो छोटा वाला होगा उसको हम हमेशा क्या बोलेंगे, नेगेटिव बोलेंगे। समझ में आ गई इतनी बात, डन है, ठीक है। अब दूसरा समझिएगा क्या कहने वाले हैं, EMF। उससे पहले सेल की एक थोड़ा सा आइडिया दे देते हैं हम आपको, क्योंकि वैसे तो सेल आपको अभी यहाँ पे 10th क्लास में डिटेल में नहीं पढ़ाई जाएगी, बट फिर भी कुछ आइडिया दे देता हूँ। इसमें आपके सामने इस टाइप से 2 बीकर लेने हैं। एक में रखा जाता है रॉड, जिसको हम कहते हैं जिंक का रॉड, क्या कहते हैं हम, जिंक रॉड। दूसरे में रखा जाता है कॉपर का रॉड, क्या रखा जाता है इसमें, कॉपर का रॉड। और बीच में इस तरीके से सॉल्ट ब्रिज बनाया जाता है, इस तरह से हम क्या करते हैं, सॉल्ट का ब्रिज बनाते हैं। उसके बाद इनके बीच में हम कनेक्शन कर देते हैं इस तरीके से, यहाँ से लेकर यहाँ तक। यहाँ पे आप एमीटर वगैरह लगा सकते हैं इस तरह से, और यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ मैं, यहाँ पे आप एमीटर वगैरह लगा सकते हैं जस्ट कनेक्शन को करने के लिए, या फिर एमीटर की जगह आप गैल्वेनोमीटर लगा दीजिए, जो क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा कि आइदर करंट इज फ्लोइंग इन द सर्किट और नॉट, ठीक है।
अच्छा, ये अगर जिंक है तो इसके अंदर उसी को ही जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन डाल दिया जाता है, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन डाल दिया जाता है। तो ये Zn प्लस और SO4, Zn+2 और SO4 2 माइनस में टूटता रहते हैं, बहुत सारे आयन्स होते हैं। और ये कॉपर का रॉड रहता है तो इसमें कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डाला जाता है, जिसकी वजह से Copper+2 और SO4 2 माइनस में बहुत सारे यहाँ पे आयन्स क्या है, भरे पड़े हैं। तो जब ऐसा कुछ हम सेटअप बनाते हैं, इस वाले को हम कहते हैं सॉल्ट ब्रिज, इस वाले को हम कहते हैं सॉल्ट ब्रिज। और जो आपके पास यहाँ पे रहता है, ये नेगेटिव टर्मिनल रहता है, बेसिकली इसको हम एनोड के नाम से जानते हैं। और जहाँ पे एनोड होता है वहाँ पे हमेशा क्या होता है आपके सामने, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है आपके लिए, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या मतलब होता है इसका, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहाँ से इलेक्ट्रॉन को लूज किया जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन ये वाला है, इधर से जा रहा है इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन। तो जो करंट का डायरेक्शन होता है ठीक ऑपोजिट होता है, तो करंट इस वाले डायरेक्शन में फ्लो करता है। तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर फ्लो करता है, इसके ऊपर डिपॉजिट होते जाता है, होते जाता है और उधर से आपके पास करंट का सप्लाई होता है। और फाइनली आपको इसमें थोड़ा सा डिफ्लेक्शन जो है वो देखने को जरूर मिलेगा। सॉल्ट ब्रिज के अंदर में आपको कुछ केमिकल्स लाइक पोटेशियम नाइट्रेट वगैरह, KCl वगैरह बहुत सारी चीज़ देखने को लिए मिलता है, जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करके रखता है, सर्किट को डिसब्रेक नहीं होने देता है, ब्रेक नहीं होने देता बेसिकली। तो उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो अभी के लिए आपको एक इन शॉर्ट आपको समझा दिया है, ठीक है ना, कि इस तरह का होता है, कंटेनर होता है, बाकी सारी चीज़ें यूज़ की जाती है। बाकी हम एक कंटेनर में भी इसको हम कर सकते हैं, जैसे कि आपको किताब में, बुक में स्टार्टिंग में कुछ एक किताब का दिया हुआ है। तो इसको कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बेसिकली आप कह सकते हैं यहाँ पे कि हो क्या रहा है, केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। इलेक्ट्रोलिटिक सेल भी होता है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो अभी जो हम बात कर रहे हैं वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने वाली चीज़ों के बारे में। तो ये हो गया आपके लिए, क्या हो गया, एक सेल हो गया, एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल, ये पूरे बीकर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसमें केमिकल्स फील्ड होते हैं। समझ में आ गई इतनी बात, डन है, ठीक है। चलिए अब हम आगे की बात कर लेते हैं और बड़ी छोटी छोटी सी चीज़ें आएंगी। तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है EMF। क्या आ जाता है हमारे लिए, EMF। क्या आ जाता है हमारे लिए, EMF, ठीक है ना। ये जो पूरा का पूरा चीज़ मैंने आप लोगों को दिखाया है, ये आपके बुक में एक ही बिकर में सारी चीज़ें करके दिखा दिया है, तो घबराइएगा नहीं, बिल्कुल सही। आप अपने बुक का भी फॉलो कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा मैंने आपको कुछ एक्स्ट्रा बताया है जो कि आपको 11th में डिटेल में ही पढ़ना है, ठीक है। अभी हम EMF की बात करते हैं। EMF का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और दूसरा होता है TPD। TPD का मतलब होता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। इसको हम बेसिकली V से रिप्रेजेंट करते हैं और इस वाले को हम जनरली E से रिप्रेजेंट करते हैं। आप ये वाला पूरा E बोल दीजिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। नहीं तो इस टाइप का भी सिंबल यूज़ किया हुआ है आपके बुक में, एक ही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप EMF बोल दीजिए, ख़त्म बात, ठीक है। अच्छा, अब मेरे पे ध्यान से सुनिएगा, ये जो TPD होता है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ये होता है जब आपका सर्किट यूज़ में होता, जब सर्किट यूज़ में होता, और ये तब होता है जब सर्किट यूज़ में नहीं होता है ना, सर्किट यूज़ में नहीं होता है। अब इसका क्या मतलब है वो बताता हूँ। सर्किट यूज़ में नहीं होता है और इसमें सर्किट यूज़ में होता है। अभी तक जितनी भी चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा था, पोटेंशियल डिफरेंस था, जिसको हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं, एक ही बात है। सर्किट हमने लगाया, बल्ब जब ग्लो कर रहा है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वहाँ को, उस वाले जो पोटेंशियल डिफरेंस लग रहा है वो आपके पास क्या, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है। बट अगर मैं ये कहता हूँ सर्किट को मैंने यूज़ में लाया ही नहीं है, मैंने स्विच को ऑन किया ही नहीं है, इस केस में क्या है, ओपन है। सॉरी, इस केस में ओपन नहीं है, इस केस में क्या हो रहा है आपके लिए, यूज़ में है ना। इस केस में आपके लिए क्या है, ओपन रहता है। इस वाले केस में आपका लिए सर्किट जो रहता है ओपन रहता है। जब ओपन रहेगा क्या करंट फ्लो करेगा, नहीं। तो जब करंट फ्लो नहीं करेगा तो करंट क्या हो जाएगा आपके लिए, जीरो, ठीक है, इतनी बात। अच्छा, नेक्स्ट दूसरा, अगर मैं यहाँ की बात करता हूँ, करंट यूज़ हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो करंट जीरो नहीं होगा, यूज़ में है आपके लिए, है ना। तो एक केस ऐसा मान लीजिए, मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे इस तरीके की सर्किट लगाई है, यहाँ पे मैंने एक बल्ब लगा दिया, इस तरह से पोटेंशियल डिफरेंस को मैंने मेज़र करने के लिए एमीटर भी लगा दिया है, मान लो करंट को मेज़र करने के लिए, कुछ इस तरीके से। अच्छा, अब चीज़ों को समझिएगा, मैंने यहाँ पे एक की भी लगा देता हूँ।
अब ये ओपन है, मतलब सर्किट क्लोज नहीं है, सर्किट क्लोज नहीं है तो ये ग्लो नहीं करेगा, ग्लो नहीं करेगा तो इसका जितना भी टीपीडी जितना भी ये पोटेंशियल होगा उस केस में पोटेंशियल और ईएमएफ कह सकते हैं आपके वो इक्वल हो जाते हैं। पोटेंशियल भी वही है और ईएमएफ भी वही है। टोटल क्या ईएमएफ है, ये टोटल का टोटल क्या है आपके पास ईएमएफ है। ये दोनों इक्वल हो सकते हैं, लेकिन हमेशा ध्यान रखिएगा कभी भी जो ईएमएफ है ना ग्रेटर होगा किससे, पोटेंशियल। जनरल एक केस बता रहा हूँ, वैसे तो मैं ग्रेटर उसको भी करा सकता हूँ, बट अभी फिलहाल मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। ईएमएफ जो होगा वो हमेशा क्या होगा, ग्रेटर होगा पोटेंशियल डिफरेंस से। रीज़न कैसे पता चलेगा हमें, तो पता चलेगा ऐसे कि मान लीजिए हमने यहाँ से सर्किट को ऑन करा, अब जब ऑन करा तो यहाँ से करंट क्या हो रहा है, ड्रॉ कर रही है, करंट क्या कर रहा है, ड्रॉ कर रहा है, सर्किट क्या कर रहा है, यूज़ कर रहा है, सर्किट यूज़ में है। अच्छा यूज़ में है तो अब ये क्या बचा, पोटेंशियल, जो कि कुछ ना कुछ पहले के मुकाबले में करंट यूज़ हो रहा है तो पोटेंशियल क्या हो गया, पहले के मुकाबले में ड्रॉप हो गया, कुछ ना कुछ कम हो गया, तो उसको हम वी कह रहे हैं। लेकिन अगर मैं यूज़ नहीं करता हूँ तो दोनों के दोनों क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। या फिर हमेशा इस केस में जब मैंने यूज़ करवा दिया तो ईएमएफ तो ग्रेटर ही रहेगा ना पोटेंशियल से। ईएमएफ का क्या मतलब होता है, वो चेंज ही नहीं होता। जब सर्किट ऑन नहीं होता, यूज़ नहीं होता, करंट ड्रॉ नहीं होता, तब हम उसको ईएमएफ कहते हैं। पोटेंशियल को ही ईएमएफ कहते हैं। बस कंडीशन ये होता है सर्किट यूज में इन्होंने नहीं होना चाहिए, करंट ड्रॉ नहीं होना चाहिए उसमें से, बस और कुछ नहीं, तो पोटेंशियल ईएमएफ बन जाता है। सिर्फ इतनी सी बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो एक ऐसा केस लेता हूँ, जस्ट मैंने स्टार्ट करा, अच्छा जस्ट मैंने स्टार्ट करा, जैसे अगर मैंने जस्ट मैंने स्टार्ट करा होगा तो उस केस में क्या आ जाएगा आपके लिए, यस अगर मैंने जस्ट मैंने स्टार्ट करा होगा तो उस केस में मैं मान कर चल सकता हूँ कि दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। समझ में आ गई नहीं थी बात, डन है। अब आपको ओम्स लॉ पता ही है, उससे पहले यहाँ पे अभी हमें थोड़ा सा एक्सप्रेशन निकालना पड़ेगा ईएमएफ का। एक रिलेशनशिप है और एक आर इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है। उससे पहले हमें थोड़ा सा इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ना पड़ेगा, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले हम इंटरनल रेजिस्टेंस को समझेंगे, उसके बाद हम आगे की चीज़ों की बात करेंगे, ठीक है ना। चलिए इंटरनल रेजिस्टेंस का मतलब क्या है उस चीज़ को समझा देते हैं। देखिए रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट्स इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रोलाइट्स ऑफ, है ना, ऑफ सेल इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस, जैसे कि आपके पास एक सेल है, जैसे मैंने उसमें बोला कि दो रोड होते हैं भाई, चलो एक ही सेल वाला ले लेता हूँ। अब यहाँ पे एक रोड ये ले लिया, एक रोड ये ले लिया, ये माइनस का ले लिया, ये प्लस का ले लिया, एनोड ले लिया, और इन दोनों को क्या कर दिया मैंने, इस तरह से मैंने इनको क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। इस तरीके से यहाँ पे कनेक्शन देख रहे हैं, करंट फ्लो कर रहा है इधर से इधर, और इधर आपके लिए इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, इधर ये जिंक है, इधर ये कॉपर है। यहाँ पे जो भरे होते हैं, आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया, बिल्कुल शॉर्ट में बता दिया है। यहाँ पे जो भरे होते हैं इनको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। क्या कहते हैं इसको, इलेक्ट्रोलाइट्स। यहाँ पे जो केमिकल्स फील्ड होते हैं, जो कि केमिकल, वही वाले केमिकल क्या होते हैं, यही वाले केमिकल क्या होते हैं, कन्वर्ट होते हैं किस में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो बस और कुछ नहीं, यही वाले जो केमिकल है कन्वर्ट होता है, इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इलेक्ट्रोलाइट्स ना खुद कुछ ना रेजिस्टेंस को ऑफर करता है। देखिए अभी तक आप लोगों को क्या था, बाहर से हमने कुछ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लगाया तो उसकी वजह से कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस ऑफर होता था सर्किट में। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं, जब हमने सेल लगाया है, ऊपर से फिर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस भी लगाया, तो सेल का खुद का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। दैट रेजिस्टेंस इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस। समझ में आ गई होगी आप लोगों को, दैट रेजिस्टेंस इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस। समझ में आ गई तीन बात, डन है, ठीक है। चलिए तो जब भी आप एक नया सर्किट बनाएंगे, मान लीजिए बल्ब जला रहा हूँ मैं, और ये हमारा कुछ इस तरीके का है, ये हमने मान लीजिए एमीटर लगा दिया, और ये मान लीजिए कि हमारा क्या हो गया, यही गलत कर दिया रे, रुको। चलो भाई, तो ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, ये सर्किट बना दिया मैंने, और यहाँ से आपके लिए करंट आई जो है वो फ्लो कर रहा है। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब इस सर्किट की अगर हम बात करते हैं तो आपको पता चलेगा, सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, ऑन कर देते हैं। अब ये वाला जो सेल है, ये जो सेल है, इसमें जो केमिकल्स यूज हुए हैं उसका खुद का कुछ ना कुछ एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। इस तरह से
ठीक है ना, खुद का कुछ ना कुछ क्या तो इंटरनल रेजिस्टेंस, जिसको हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो बल्ब है उसके जगह मैं कुछ भी रजिस्टर यूज़ कर सकता हूँ, तो ये वाला जो होता है उसको हम हमेशा कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के नाम से जानते हैं। ऑफकोर्स ये चीज़ हमने आपको पहले बता दिया है। ये क्या आपके सामने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, और ये क्या आपके लिए इंटरनल रेजिस्टेंस। अच्छा, ये दोनों अगर आप नोटिस करें तो एंड टू एंड कनेक्टेड, जिसकी वजह से ये क्या है सीरीज कनेक्शन में है ना, सीरीज कनेक्शन में अभी तो बताया। और सीरीज कनेक्शन में जब टोटल रेजिस्टेंस निकालते हैं, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, तो क्या निकल कर आएगा, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, है ना, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस में इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, R1 प्लस R2। अगर दो रेजिस्टेंस एड ऑन होते हैं, एडेड होते हैं, तो उनको ऐड कर देते हैं तो हमारा क्या निकल कर आ जाता है, एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों को सम कर दीजिए, सीरीज में यही तो होता है ना, टोटल सम निकाल देते हैं, तो टोटल रेजिस्टेंस निकल कर आ गया R प्लस R। क्या इतनी सी बात समझ में आ गया आप लोगों के लिए? डन है। अब आपको एक रिलेशन दिखाना है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में और EMF के बीच में। तो यहाँ पे अब आपके लिए रिलेशनशिप आने वाला है, बस हो ही गया, थोड़ा सा और टाइम, 10 मिनट से ज़्यादा ले लिया हम, हाँ मुझे पता है। रिलेशनशिप बिटवीन EMF एंड वोल्ट कह लीजिए, पोटेंशियल डिफरेंस जो था ना TPD, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, उसकी बात कर रहे हैं। इन दोनों के बीच में अपने को रिलेशनशिप दिखाना है, ठीक है। तो उसके लिए आपको पता है V इज इक्वल टू क्या होता है, I इंटू आर, ठीक है। V इज इक्वल टू I इंटू आर, V को ऐसे रखिए। अच्छा, V के जगह मैं क्या रखूंगा, अब EMF रखूंगा, क्यों, क्योंकि मैं टोटल रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, तो I के जगह I रखता हूँ और R के जगह R प्लस का R रखूंगा। बोलिए किस तरह की कोई प्रॉब्लम? डन है। यहाँ से आ जाएगा EMF इज इक्वल टू, ये रखूंगा I इंटू में R प्लस में I इंटू में R हो जाएगा। तो ये कैपिटल R और कैपिटल I जब होता है तो क्या होता है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है। तो ये हो गया रिलेशन बिटवीन EMF एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, खत्म बात। बहुत आसान रिलेशन है, छोटी सी चीज़ है, ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या इतनी सी बात समझ में आ गई आप लोगों को? डन है यहाँ से, ठीक है। चलिए अब हम आगे की बात करेंगे और यहाँ से निकालने की कोशिश करेंगे कि आगे की जो चीज़ें हैं वो मैं क्या लिख सकता हूँ। और दूसरा एक और आता है एक्सप्रेशन फॉर, एक और रिलेशन आपके लिए आता है एक्सप्रेशन फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस, एक्सप्रेशन फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है, एक्सप्रेशन फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस। और एक्सप्रेशन देखते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए। तो यहाँ से जो इंटरनल रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन निकालेंगे ना, फिर से V इज इक्वल टू I इंटू आर से निकालेंगे, V इज इक्वल टू I इंटू आर से। देखिए I इज इक्वल टू क्या होता है, आपको पता है V अपॉन में R होता है। तो I इज इक्वल टू V के जगह EMF रखूँगा मैं और R के जगह मैं R, टोटल रेजिस्टेंस की जगह स्मॉल r प्लस का कैपिटल R रखूँगा, ठीक है इतनी बात। तो इसके जगह यही चीज़ रख देता हूँ, EMF फ्लो प्लस में कैपिटल R स्मॉल r, और ये आ जाएगा आपके पास सामने क्या R। यहाँ से आप सिर्फ स्मॉल r की वैल्यू निकालना। देखिए हमें क्या निकालना है, ये क्या हो गया, एक्सप्रेशन फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस। तो अंदर का रेजिस्टेंस निकालना है, मतलब हमें छोटा r की वैल्यू चाहिए। तो मैं इधर उधर करके यहाँ से छोटा r की वैल्यू निकाल दूंगा और कुछ नहीं। ये इधर आ जाएगा तो r प्लस r आ गया, तो EMF के नीचे में पोटेंशियल और ये आ गया r। और आगे क्या कर सकता हूँ, r में उधर भेज दूंगा, इंटरनल रेजिस्टेंस इधर ही रखूँगा मैं, तो ये माइनस का r हो जाएगा। चलिए आगे मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, R कॉमन ले लूँगा तो EMF अपॉन में V आ जाएगा और माइनस का 1 बचेगा यहाँ पे। सो दैट्स योर, ये E क्या है आपके पास, EMF है, R रेजिस्टेंस है बड़ा वाला, छोटा वाला इंटरनल रेजिस्टेंस है, और V वही टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, और ये माइनस का 1। तो ये एक रिलेशन होता है, या फिर आप बोल सकते हैं एक्सप्रेशन होता है इंटरनल रेजिस्टेंस का, ठीक है ना। बस हो गया, ख़त्म बात, डन। तो बात आती है, ये चीज़ क्या हमारा यहाँ पे सही नहीं था, ये जो ऊपर हमने एक्सप्रेशन निकाला था, क्या ये हमारा सही नहीं था? बिल्कुल सही था। इधर उधर करके एक फाइनल रिजल्ट निकाल कर रखा हुआ है, और कोई टेंशन नहीं, वो आप यूज़ करेंगे डायरेक्टली आंसर सही आएगा, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इसको आप अलग अलग तरीके से चेंज कर सकते हैं, V की जगह I इंटू आर वगैरह रख के ना, इधर उधर से I के फॉर्म में निकाल सकते हैं। बट फिलहाल अभी आप इसको रखिए, ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स इसी के फॉर्म में आते हैं। तो अब जो हमारे पास जो बच गया करवाने को, वो तो न्यूमेरिकल्स ही हैं। तो आप पूरा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में हम आपके लिए न्यूमेरिकल्स का पोर्शन लेकर आएंगे, तो ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो अभी तक जितनी भी चीज़ें कराए हैं, उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आ गए होंगे। तो अगर ऐसा है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर आप इस चैनल पर एक नए स्टूडेंट है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।